हेलो स्टूडेंट्स, राजे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा 3 पॉइंट्स पे। एक, किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ और अल्टीमेटली पहुंचा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक। नंबर 2, डोमेन्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया, कैसे उसमें ग्रुप्स किए गए। और नंबर 3, जब ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जिसको हमेशा बच्चे गलत करते हैं कि क्लाइमेडोमोनास को कब स्पायरोगेरा के साथ प्लेस किया गया, कौन से किंगडम सिस्टम में, कौन से किंगडम्स के अंदर। नंबर 2, कि कब क्लाइमेडोमोनास को अमीबा पैरामीशियम के साथ प्लेस किया गया, कौन से किंगडम में, कौन से किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो ये आपको लास्ट में देखना है, समझना है ध्यान से, आप डेफिनेटली खुद ही आंसर दे पाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये मेजर पार्ट हमारा जो कंसिडर कर रहे हैं वो यही है कि इसका आंसर हमें मिल जाए अल्टीमेटली कि क्लेमेडोमोनास को कब हमने स्पायरोगेरा के साथ रखा, कौन से किंगडम सिस्टम में, कौन से किंगडम के अंदर। और दूसरा, क्लेमेडोमोनास को कब हमने पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा, कौन से किंगडम में और कौन से किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली, राइट। तो नेक्स्ट, ये हमने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है। इस एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट में हमें सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन पता चलती है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू कब हुआ। क्लासिफिकेशन सिस्टम जब शुरू हुआ तो सिविलाइजेशन जस्ट शुरुआत हुई थी और लोगों ने किस तरह के बेसिस पे, सिर्फ अपनी नीड के बेसिस पे, सो दैट इज यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ देयर ओन यूज। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपने इस्तेमाल के बेसिस पे, ओन यूज के बेसिस पे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नीड के बेसिस पे, राइट। तो नीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन का क्या था, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। क्लियर कि रोटी, कपड़ा और मकान, मेन ये 3 रोल थे, रिक्वायरमेंट थी, नीड थी लोगों की, जिसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये एरिस्टोटल वाला। एरिस्टोटल का नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि सबसे पहला साइंटिफिक बेस पे किसने यूज किया क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। तो साइंटिफिक बेस का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था दैट वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया साइंटिफिक बेस। तो भाई साइंटिफिक बेस था कौन सा, साइंटिफिक बेस था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ बाहर से देख के उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने बनाए दो ग्रुप्स बनाए, कौन से, एक प्लांट का और एक बनाया एनिमल का। प्लांट में जो चल फिर सकते ऑर्गेनिजम्स थे उनको एनिमल में डाल दिया और जो चल फिर नहीं सकते थे उनको प्लांट्स में डाल दिया। दूसरा, अब प्लांट्स को फर्दर उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एज पर हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं करंट 11th की। तो उसके अकॉर्डिंगली एरिस्टोटल ने कहा कि प्लांट के अंदर 3 तरह के हमारे पास प्लांट्स दिखाई देते हैं। एक हो गए हर्बेशियस प्लांट जो छोटे होते हैं, श्रब्स जो बुशी होते हैं, और ट्रीज जो थोड़े लंबे लंबे होते हैं। तो 3 ग्रुप्स बनाए, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, राइट। श्रब्स और लास्ट में आ गया ट्रीज, राइट। और एनिमल्स को किस ग्रुप में, एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। अब इनका जो क्राइटेरिया था वो था ब्लड के ऊपर, ब्लड के अंदर रेड कलर है कि नहीं है। अगर रेड कलर का ब्लड है तो उन्होंने उसको कहा कि इनेमा, राइट, जिनमें रेड कलर का ब्लड है, या आरबीसी आप कह सकते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। तब खैर सेल्स का इतना ज्यादा नहीं महत्व था, बट उनका कहा कहना था कि लाल रंग का खून होगा। और जिनके अंदर लाल रंग का खून नहीं, यानी ए से एब्सेंट और एब्सेंट एनेमा वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो एनेमा में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते थे और लाल रंग का खून नहीं होता था, राइट। तो ये मेजर जो किंगडम सिस्टम से पहले का, बिफोर क्राइस्ट हम कहें कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हुआ करता था। फिर किंगडम सिस्टम डिवाइड हुआ। किंगडम सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें कार्लस लीनियस का सबसे बड़ा रोल था। कार्लस लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम लॉन्च किया।
उनका जो मेजर क्राइटेरिया देखिए, बहुत सारे हमारी डिफरेंट बुक्स जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। हमें इतने सारे नहीं करने, हमें मेन फोकस करना है कि हमारा आंसर नीट में करेक्ट प्लेस किया जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज होती जाएगी आप उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें से भी मैं एक ही क्राइटेरिया पे फोकस करूंगा, सेल वॉल के फोकस पे, कि सेल वॉल का मेन क्राइटेरिया देखना है आपने। जिसमें सेल वॉल थी उसको प्लांट में डाल दो, जिसमें सेल वॉल नहीं थी उसको एनिमल में डाल दिया। तो प्लांटी के अंदर वो वाले ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में गए जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और एनिमेलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स गए जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। लोकोमोशन, चलना फिरना आप सबको पता ही है, राइट। अभी मेन याद रहा, सेल वॉल जिसमें है वो प्लांटी में जाएगा, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया में जाएगा। अब इनमें काफी लंबा चला, काफी लंबे समय तक चलता रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो टू किंगडम सिस्टम दिया लीनियस ने। अभी रिसेंटली कुछ 30-40 साल पहले ही सिस्टम को डिस्क्वालीफाई किया गया, मतलब कई हजारों साल चला, आप कह सकते हैं कई 100 साल चला, राइट। हजारों थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कई 100 साल चला, है ना। तो क्या कारण थे जो वो फेलियर हो गया टू किंगडम सिस्टम का? देखिए, जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई, साइंटिफिक अप्रोच बढ़ती गई, तो हमारे को ये समझ आया कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो लीनियस ने ये कंसिडर नहीं किया था। दूसरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, तो वो सारे इकट्ठे पड़े हुए थे, तो ये वाला भी मेजर एक प्रॉब्लम आ गई थी। लास्ट में जाते जाते हमें ये भी पता चल गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको अलग ग्रुप में करना पड़ेगा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो उनको अलग ग्रुप में करना पड़ेगा। तो मेजर 3 डिमेरिट्स हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर, जैसे हम कहेंगे सेल का स्ट्रक्चर, और यूनिसेलुलरिटी, मल्टीसेलुलरिटी मींस बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब 3 किंगडम सिस्टम का देखते हैं। तो 3 किंगडम सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया अर्नस्ट हैकेल ने सॉल्व करने के लिए कि जो इश्यू आया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का, क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी का केस सॉल्व किया। उसमें उन्होंने क्या किया, एक नई किंगडम क्रिएट की, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या किया, उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, सारे यूनिसेलुलर, यानी कि ध्यान से देखें, अगर हम जो किंगडम प्लांटी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लीनियस वाली, अब ये ध्यान रखना है, 2 किंगडम सिस्टम वाली, लीनियस वाली। तो लीनियस वाली प्लांटी के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर थे, लीनियस वाली एनिमेलिया के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर थे, वो सारे उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिए गए, सारे प्रोटिस्टा में डाल दिए गए। अब प्लांटी में कौन रह गए? तो प्लांटी में बेटे वो वाले ऑर्गेनिजम्स रह गए जो मल्टीसेलुलर है विद सेल वॉल, मल्टीसेलुलर वाले विद सेल वॉल, और एनिमेलिया के अंदर, अर्नस्ट हैकेल की एनिमेलिया में विदाउट सेल वॉल बट मल्टीसेलुलर रह गए। तो यानी कि प्रोटिस्टा में दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स गए जिसमें सेल वॉल भी थी और जिसमें सेल वॉल नहीं भी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद और विदाउट सेल वॉल इन द प्रोटिस्टा प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम का जो प्रपोजल था वो कोपलैंड ने दिया था। उनका जो क्राइटेरिया था वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का था, जिसमें उन्होंने सेल स्ट्रक्चर का जिसमें उन्होंने कंसिडर किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर को। प्रोकैरियोटिक सेल्स अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर, जो अर्नस्ट हैकेल थे, प्रोटिस्टा किंगडम दिया था, उस किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना किया, जो अर्नस्ट हैकेल की प्रोटिस्टा थी उसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक नेचर वाले उठा के उन्होंने एक जो नई किंगडम बनाई, मोनरा नाम दिया गया लेटर ऑन। पहले उन्होंने अपना माइशोटा नाम दिया था, बाद में चेंज हो गया, चलो खैर उसको छोड़िए। मोनरा नाम की एक किंगडम क्रिएट की गई और उसके अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रख दिए गए। अब भैया याद कीजिए, उसमें सेल वॉल
और बिना सेल वॉल वाले दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। तो यहां पे भी वही होगा, सेल वॉल वाले और बिना सेल वॉल वाले दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। अब प्रोटिस्टा में कौन बच गए? प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स ही बच गए, जिसके अंदर चाहे सेल वॉल है चाहे सेल वॉल नहीं है। प्लांटी और एनिमेलिया को कोई हाथ नहीं लगाया, एज सच उसके अंदर रह गए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर है, तो सारे प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में से ही बाहर आए हैं। तो एनिमेलिया और प्लांटी एज सच अनटच्ड थे, जैसे अर्थ हिकल के थे, बस उनके आगे हमने एक यूकैरियोट वर्ड जो है वो प्लेस कर दिया। सो यूकैरियोट हमने रख दिया, राइट। अब अगला देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम। देखिए एनसीईआरटी में बहुत सारे क्राइटेरिया, मींस 5 मेजर 6 के जो क्राइटेरिया दे रखे हैं, 5 ले लीजिए। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब आरएच विटेकर के खाते में डाला गया है, जो उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था। बट अगर हम थोड़ा सा अपना अभी का ही थोड़ा बैकग्राउंड देखें, तो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर तो भाई कोपलैंड डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर तो अर्नस्ट हैकेल डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी इस तरह से फाइलोजेनेटिक और रिप्रोडक्शन भी काइलस लिनियस डिस्कस कर चुके थे। तो मतलब मेजर अगर देखें तो आरएच विटेकर ने जब 5 किंगडम सिस्टम लॉन्च किया तो उसके अंदर सिर्फ मेजॉरिटी उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही ज्यादा तवज्जो दिया, मेजर कंसिडरेशन किया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास फंगस का एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए प्लांटी के अंदर क्या देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं है, बट वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है। मींस मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, सेल वॉल है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो भाई उसके लिए उन्होंने फंजाई एक किंगडम बनाया, बिल्कुल प्लांटी के सामने रख दिया, और उसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। तो देखिए सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, और इनके अंदर भी सेल वॉल थी, राइट। अब प्लांटी के अंदर ऑटोमेटिकली वो वाले ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं। आरएच विटेकर की प्लांटी, याद रखना है, प्लांटी 3-4 बार आ चुका है। प्लांटी यूज किया कैरलस लिनियस ने, प्लांटी यूज किया अर्नस्ट हैकेल ने, प्लांटी यूज किया कोपलैंड ने, प्लांटी यूज किया आरएच विटेकर ने। तो बट आपको कौन से साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली प्लांटी में क्या ऑर्गेनिजम्स थे वो आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ऐसे नहीं जो आपको आता है यानी जो आप समझ रहे हैं वो चीज पे नहीं फोकस करना। हमें अभी एट प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बट आपके क्वेश्चन पेपर में जिस टेक्सोनॉमिस्ट, जिस भी बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, याद रखें इस चीज को, राइट। तो फंजाई किंगडम इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया। तो 5 किंगडम हो गए, मोनरा अनटच्ड, प्रोटिस्टा अनटच्ड, एनिमेलिया अनटच्ड, राइट। बिल्कुल सेम फीचर्स जो कोपलैंड की किंगडम 4 किंगडम सिस्टम में चारों किंगडम्स के थे, उनमें से 3 के बिल्कुल सेम रहेंगे, राइट। अब फंजाई का एक नया किंगडम क्रिएट हुआ, ओके। तो अगर पेपर में देखिए पूछा जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया आरएच विटेकर ने, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए ये 5 क्राइटेरिया हमें टिक करने पड़ेंगे, यानी ऑल ऑफ दीज या मोर देन 1 ऑप्शन, मोर देन 2 ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस आते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन पहले आ जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आरएच विटेकर ने कौन सा कंसिडर किया, तब उसमें से आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला टिक करना है, राइट। देन मूव ऑन करते हैं हम क्लासिफिकेशन का, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने 5 किंगडम मेजॉरिटी बनी उसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में हमने एनसीईआरटी में भी ऑब्जर्व करना है और ये याद ही भी करना है। देखिए सेल टाइप हमें पता है, मोनरा के अंदर ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक है, राइट। सेल वॉल का थोड़ा सा हमारे को इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोजिक वाली ट्रू सेल वॉल कंसिडर की जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास है,
अभी के केस में, बट प्रोटिस्टा भी ऐसे कुछ हैं हमारे पास जिसके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो सम ऑफ द प्लांट्स जिसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेलुलोज की ही है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखनी है। तीसरा, क्लियर। अब दो ऐसे ऑर्गेनिज्म और हैं जिसमें सेल वॉल मिलती हैं, वो हमारे दो मेजॉरिटी ग्रुप्स में प्रेजेंट है, मोनरा के अंदर और फंजाई के अंदर। दोनों के अंदर जो है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, विदाउट सेलुलोज, विदाउट सेल्यूलोज सेल वॉल। और पहले के अंदर, मोनरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, क्योंकि ज्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकैन, राइट, और पेप्टाइडोम्यूरिन, यानी कि आप अभी इसको याद कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स की, शुगर की बनी हुई है, प्लस कुछ अमीनो एसिड्स का इसके अंदर जो है एडिशन हो रखा है। ओके। और फंजाई के अंदर काइटिन की होती है सेल वॉल। काइटिन भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। आगे जाके जब हम बायोमॉलिक्यूल्स करेंगे थोड़ा सा और अवेयर हो जाएंगे इन चीजों के बारे में। तो सेल वॉल, अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं इसके अकॉर्डिंगली, तो कितनी किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास सेल वॉल है? तो आंसर आ जाएगा 4 किंगडम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सेल वॉल मिलती है। अब कितनी किंगडम्स हैं जिसमें सिर्फ सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है? तो हमारे पास आंसर रहेगा पहला प्रोटिस्टा की और दूसरा प्लांटी की। तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑब्वियस है बेटे, जिसके अंदर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। तो ऑब्वियसली बाकी के 4 किंगडम्स, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी क्योंकि न्यूक्लियस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनरा और प्रोटिस्टा में ही है। बाकी को तीनों के अंदर तो मल्टी सेलुलर लेवल तक का बनना शुरू हो गया था। इवन अगर हम देखें लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा हटके है कि फंगस के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मल्टी सेलुलर लेवल का ही, बट इसमें टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था, इंटरेक्शन फुल लेवल का नहीं हुआ था। तो बाकी इससे आगे प्लांट्स के अंदर हमें ऑर्गन्स भी दिखते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हमारे को दिखाई देते हैं रूट, शूट, लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है, राइट। और एनिमल्स के अंदर तो भाई ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने, ऑर्गन सिस्टम के थ्रू, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ऑर्गेनिज्म को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत ही ज्यादा है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। देखिए, फोटोसिंथेटिक और आप ऐसा कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, 2 तरह के न्यूट्रिशन क्लासिफाई कीजिए। ऑटोट्रॉफिक जिसमें खाना चाहे किसी भी तरीके से वो खुद बना लेंगे ऑर्गेनिजम्स, और हेटेरोट्रॉफिक खाने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास ध्यान रखना है कि कौन से में ऑटोट्रॉफिक है, कौन से में हेटेरोट्रॉफिक है। मोनरा की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर दोनों तरह का मिलता है, कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ एक हेटेरोट्रॉफ्स है। बाकी आप स्पेशल टाइप का छोड़ दीजिए, यानी कि दोनों मिलते हैं, 1 भी मिल रहा है, हेटेरोट्रॉफ भी मिल रहा है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है। प्रोटिस्टा में अगेन दोनों तरह के मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं और हेटेरोट्रॉफ वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई में, सिर्फ एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, या तो ये सेप्रोफाइट गली सड़ी चीजें खाते हैं या पैरासाइट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। प्लांटी में एक्सक्लूसिवली ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक्सक्लूसिवली दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एनिमल्स तो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट ही रहते हैं खाने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने ग्रुप्स यानी कि कितनी किंगडम्स ऐसी हैं जिसमें मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक वाले, देखिए अब आपको ये नहीं कहा ऑटोट्रॉफिक के साथ हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते, बट आपसे सिर्फ पूछा गया कि ऑटोट्रॉफिक। तो भाई मोनरा में भी है ऑटोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा में भी है ऑटोट्रॉफिक, है ना, ये क्या नाम है, प्लांटी में भी है ऑटोट्रॉफिक। तो क्या हो गया, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मोनरा, सेकंड प्रोटिस्टा और थर्ड आपका
जो है प्लांटी आ गया। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड है, तो मोनरा प्रोटिस्टा फिर दोबारा से कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, और लास्ट में प्लांटी के साथ सॉरी एनिमेलिया के साथ फंजाई आ जाएगा। तो 2 वहां से आ गए, तो टोटल आ गए 4। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, कितने मैं ये किंगडम्स ऐसे हैं जिसमें मेंबर्स सिर्फ ओनली हेटेरोट्रॉफिक मोड है। ओनली हेटेरोट्रॉफिक में 2 आ जाएंगे, फंजाई और एनिमेलिया। कितने मेंबर्स हैं, कितने किंगडम्स हैं जिसमें मेंबर्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं यानी ऑटोट्रॉफ शो करते हैं, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस हिसाब से हुई है उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, डोमेन्स ऑफ लाइफ किस तरह से हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। कार्ल वूस एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया 16S राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर। देखिए हमारे जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेजॉरिटी 2 चीजों से बना होता है, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, राइट, और कुछ होते हैं प्रोटीन्स इनके अंदर, राइट, ये प्रोटीन्स। तो यही 2 चीजों का बना होता है, राइट। अब ये राइबोसोमल आरएनए ये छोटी सब यूनिट को स्टडी कर रहे थे। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अंदर आरएनए को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 16S राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह का मिल रहा है। कुछ बैक्टीरिया में एक ही तरह का है, कुछ बैक्टीरिया में दूसरी तरह का है। तो उन्होंने 2 मेजर ग्रुप्स बना दिए, एक बना दिया यू बैक्टीरिया का और एक आर्की बैक्टीरिया का। यानी उन्होंने एक सोचा कि बहुत जब लाइफ शुरू हुई तो एक ही ऑर्गेनिज्म हुआ, दैट इज प्रोजेनोट, उसका नाम उन्होंने दिया कि प्रोजेनोट। उससे स्टार्टिंग में ही 2 लाइनेज सेपरेट हो गई, एक आर्की बैक्टीरिया के अंदर और एक हो गई यू बैक्टीरिया के अंदर। धीरे 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 जैसे टाइम बीतता गया तो एक नई लाइनेज निकल के आई यूकैरियोट्स की, जो कि आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए और यूकैरियोटा अलग निकल के आ गया आर्की बैक्टीरिया से, राइट। अब यूकैरियोट्स में फर्दर हमने किंगडम्स कर दिए क्लासिफाई, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर वाले, राइट, और फिर मल्टी सेलुलर के 3 बना दिए, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, राइट। तो यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास 4 हो गए। पहला हो गया प्रोटिस्टा, राइट, दूसरा क्या हो गया फंजाई, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। तो डोमेन्स है ओवरऑल 3। उन डोमेन्स के अंदर यूकैरियोटा डोमेन में 4 किंगडम्स आ जाती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डोमेन्स किस किंगडम में आएंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वाला, तो एक ही किंगडम में आएंगे, मोनरा, क्योंकि मोनरा में सारे बैक्टीरिया है और इसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड कर दिए जाएंगे, आर्की भी और यू बैक्टीरिया भी, राइट। तो एक किंगडम मोनरा के कितने डोमेन्स आते हैं, 2। एक डोमेन यूकैरियोटा में कितने किंगडम्स आते हैं, 4। तो ये नंबरिंग वाले क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है। अब ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखिए, जैसे मैं इसमें अगर देखूं सेल वॉल का हम फीचर देखते हैं, और मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेचर याद रखिए, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो सेल वॉल है तो मैं प्लस लगा दूंगा, प्रोकैरियोटिक है तो प्रो पी लगा दूंगा, यूकैरियोटिक है तो ई लगा देंगे, राइट। अब देखते हैं भाई, ये बैक्टीरिया है, सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट, और प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, यानी ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक के लिए हम ऑटो के लिए मैं ए लगा देता हूं और हेटेरोट्रॉफिक के लिए मैं एच लगा दूंगा। तो इससे हमारे को ना अब क्लासिफिकेशन करने में हेल्प रहेगी, क्योंकि मेजर यही 3 क्राइटेरिया थे। एक सेल वॉल का था जो कि लिनियस ने यूज किया, दूसरा अर्नस्ट हैकेल का था, यूनिसेलुलर तो देखिए वो आप सबको देखते ही पता चल जाएगा, और तीसरा कोपलैंड का था जिसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट नेचर को कंसिडर किया था, और चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, कि ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। ओके, अब देखिए
तो ये हमारा ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मेजोरिटी तो बता नहीं रखा। अच्छा, क्लाइमेडोमोनास को देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, तो यानी ये ऑटोट्रॉफ है। न्यूक्लियस दे रखा है, तो यानी कि ये आपका यूकैरियोट हो गया। तीसरा, ये सेल वॉल दिखाई दे रही है इसके अंदर, राइट, तो ये प्लस हो गया। ओके, अब बैक्टीरिया के बाद यीस्ट को देखो नीचे, तो यीस्ट में सेल वॉल है, यस। इसमें कोई न्यूक्लियस दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यूकैरियोट आ जाएगा। कोई भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट है, नहीं है, तो ये हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही इसमें अंदर सेल वॉल है, ये क्लोरेला के अंदर देखते हैं, हाँ जी सेल वॉल है, तो प्लस आ गया। और यूकैरियोट है, न्यूक्लियस है, ये देखो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसके अंदर यूकैरियोट नेचर है। क्लियर, प्लस को मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। देन हमारे पास क्या इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, हाँ जी क्लोरोप्लास्ट है, तो यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफ नेचर का हो गया। क्लियर। अब इसमें से अगर मैं कहूं कितने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में डाला गया, तो हमारे पास चारों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों के अंदर सेल वॉल है, राइट। दूसरा, अब कार्लस लिनियस वाली थी टू किंगडम सिस्टम के बाद, अब आप आ जाओ कितने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया थ्री किंगडम सिस्टम, यानी अर्न्स्ट हैकेल के अकॉर्डिंगली, तो किसी को नहीं रखा गया, क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर है, तो ये तो प्रोटिस्टा में चले गए थे, है ना, ये सारे किस में चले गए, प्रोटिस्टा में चले गए। क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट लेवल का क्राइटेरिया यूज किया जाएगा, जो फ्रेश क्राइटेरिया है। ओके, तो आरएच विटेकर में ये सारे किस में गए, भाई यूनिसेलुलर है, बट यहां पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोट वाला बैक्टीरिया मोनरा में चला जाएगा, पहला वाला बैक्टीरिया मोनरा में चला जाएगा, और ये बाकी के जो तीन हैं वो किस में चले जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर चले जाएंगे। तो कब बैक्टीरिया क्लेमेडोमोनास के साथ रहा, प्लांटी जो कि टू किंगडम सिस्टम की थी, दूसरा अर्न्स्ट हैकेल की प्रोटिस्टा में, और कब अलग हुआ, जब कोपलैंड की प्रोटिस्टा में, या आप कह सकते हैं कि आरएच विटेकर वाली, क्योंकि 3 के बाद 4 तो इतना नहीं, एक स्पेशल डिस्कस किया, 5 के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, तो आरएच विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया गया मोनरा में, और हमारे पास ये तीनों जो क्लेमेडोमोनास, यीस्ट तो क्लोरेला प्रोटिस्टा में है। क्लियर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि यीस्ट तो फंजाई में है, भाई हमें आरएच विटेकर के हिसाब से करना है, अभी यीस्ट बहुत आगे जाके फंजाई में है, राइट, वो अलग माइकोलॉजिस्ट करते हैं, आरएच विटेकर ने नहीं किया, उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंगली हमें इसे प्रोटिस्टा में रखना है, राइट। ऐसे ही अब अमीबा में देखते हैं, भाई सेल वॉल है, नहीं, माइनस सेल वॉल नहीं है। क्या इसमें न्यूक्लियस है, हाँ जी है, तो यूकैरियोट आ गया। क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, नहीं, तो ये हेटेरोट्रॉफ है। क्लियर। ऐसे ही हमारा सेम पैरामीशियम में क्या सेल वॉल है, नहीं। क्या इसमें न्यूक्लियस है, यस, तो यूकैरियोट हो गया। क्या इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कोई है, नहीं, ये हेटेरोट्रॉफ है, डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ अब ये मल्टीसेलर देखिए, मल्टीसेलर के अंदर स्पायरोगेरा है, स्पायरोगेरा में क्या सेल वॉल है, हाँ जी है, बिल्कुल। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस है, बिल्कुल है, यूकैरियोट हो गया। क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो ये ऑटोट्रॉफ हो गया। तो अब फिर दोबारा से अब देखिए क्लासिफिकेशन का, कब ये स्पायरोगेरा क्लेमेडोमोनास के साथ गया था। देखिए अब क्लेमेडोमोनास यूनिसेलुलर है, ये रहा क्लेमेडोमोनास, वो है यूनिसेलुलर, स्पायरोगेरा है मल्टीसेलुलर। कब ये इकट्ठे हुआ था, तो देखिए कब ये इकट्ठे हुआ था, ये इकट्ठे हुआ था जब सेल वॉल का क्राइटेरिया था, राइट। अब ये सेल वॉल के क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों में प्रेजेंट है, तो किंगडम प्लांटी में गया लीनियस की, राइट। उसके बाद क्लेमेडोमोनास को निकाल के प्रोटिस्टा में कर दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने, स्पायरोगेरा उसी में ही पड़ा रहा प्लांटी में, तो वो लास्ट तक ऐसे ही चला आ गया, एंड ये आरएच विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास कब जो है अमीबा के साथ क्लेमेडोमोनास रहा। देखो अमीबा के साथ क्लेमेडोमोनास पहले में तो अलग रहा होगा, क्योंकि प्लांटी में 2 किंगडम सिस्टम के अंदर सेल वॉल वाले थे और बिना सेल वॉल वाले थे एनिमिलिया के अंदर, तो अमीबा को एनिमिलिया में रखा और प्लांटी में क्लेमेडोमोनास को रखा। फिर अर्न्स्ट हैकेल ने क्या किया, सारे यूनिसेलुलर इकट्ठे कर दिए, तो यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास और ये अमीबा इकट्ठे हो गए प्रोटिस्टा के अंदर,
ठीक है, ये आर एच विटेकर तक आ गया। आर एच विटेकर के अंदर भी प्लांटी के ये जो अपना क्या नाम है क्लेमाइडोमोनास और एमीबा यूनिसेलुलर है, इकट्ठे रखना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक्स सिर्फ मल्टी सेलुलर के लिए एप्लीकेबल था, तो वो प्रोटिस्टा पे एप्लीकेबल नहीं था, राइट। वो सिर्फ प्लांटी में से जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर वाले फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे थे वो फंजाई में डाले गए थे, बाकी सारे प्लांटी में ही रखे गए थे। और ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेजर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है आंसर देने में कि क्लेमाइडोमोनास को कब किसके साथ रखा गया था, तो ये आपने याद रखना है। तो होपफुली आपके पास, अगर मैं वापस से शुरुआत करूं तो ये दो क्वेश्चंस जिसके बेसिस पे हम पूरा डिस्कशन कर रहे थे वो था कि क्लेमाइडोमोनास को कब स्पायरोगैरा के साथ रखा गया। तो स्पायरोगैरा के साथ किंगडम प्लांटी में रखा गया, लीनियस के क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम सिस्टम में। और क्लेमाइडोमोनास को पैरामीशियम एमीबा में कब रखा गया भाई, उसके बाद जितने भी ग्रुप्स हुए, चाहे प्रोटिस्टा में डल गया, चाहे वो अर्नस्ट का था, चाहे वो कोपलैंड का था, चाहे वो आर एच विटेकर का था, ये किंगडम प्रोटिस्टा में रहेगा, राइट। होपफुली अब ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा, अगर स्टिल नहीं कुछ भी समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर दोबारा से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।